भीड़ ज़्यादा आ चुकी है जो चाह रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। 8th से जब 9th की जंप लगती है ना, तो 9th थोड़ा सा, अगर ये 8th है तो 9th इतना है। लेकिन वो जो एक तरफ से इल्यूजन में क्रिएट होता है ना उसका, यार आई एम द बॉस, कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बने। अबे क्यों मैंने कॉमर्स को मतलब कोई एलियन करेंगे आके जी। लेकिन जब वो 10th में आ जाए 1-2 महीने बाद, उस टाइम ना कॉल ले ली, नीट निकालनी है और जेई में एडमिशन चाहिए। दुनिया का सबसे इजी एग्जाम इंडिया का कौन सा है? अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि यार हमें आईटी में जाना है, हमें एआई के अंदर रिसर्च कर देनी है, हमें जी गूगल में जॉब लेनी है, फेसबुक जॉब लेनी है। 1 घंटा कुर्सी पे बैठ नहीं पाते हैं। अच्छा, डॉक्टर बनने से काम नहीं पड़ेगा, अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा। इंजीनियर बनने से काम नहीं पड़ेगा, अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा। अरे देखो, सी बच्चा पढ़ रहा था, इतना कंपटीशन है, टेस्ट का पैटर्न डिफरेंट है, इतना से पैनिक हो जाते हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछे, सरकार पूछ लेगी व्हाट इज योर कमेंट अबाउट दीज टू बॉडीज। पहले जेई और नीट की तैयारी स्टूडेंट्स 11वीं क्लास से करते थे, मगर आज का टाइम ये कहता है कि हमें तैयारी 9 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब 9, 10, 11 एंड 12 चारों साल मिलके तैयारी करनी है अगर हमें बहुत अच्छी रैंक चाहिए नीट में और जेई में। हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, मैं उज़ाम भैया विद्या मंदिर क्लासेस से। आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक यही है, मतलब उस पर हम चर्चा ही यही करेंगे कि सही समय सही क्लास क्या है हमें नीट और जेई की तैयारी के लिए। तो इसके लिए मैं वेलकम करता हूँ विद्या मंदिर क्लासेस के फाउंडर बड़े भैया का। नमस्कार भैया। नमस्कार मित्रों। थैंक यू भैया, अपना इतना बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए और स्पेशली 9-10 के बच्चों के लिए समय निकाला। भैया आज काफ़ी सारे क्वेरीज हैं और क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, और बेसिकली 9-10 के बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट है और उनके गार्जियंस के लिए। भैया कितना इम्पोर्टेंट है एक जो बच्चा है जिसका सपना है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको 9 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है भैया? देखो जहाँ भाई, एक्चुअल में ऐसा है, इंडिया जो कंट्री है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। और अभी भी क्या है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, टैलेंटेड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, वो उतनी सीट नहीं है हमारे पास। तो इतना फियर्स कंपटीशन हो जाता है, 2 साल के अंदर बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, बोर्ड के एग्जाम का ही पूरा प्रेशर होता है। तो इसलिए ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले 3 साल की तैयारी शुरू हुई, 10th से शुरू हो जाता था। फिर लगा कि 10th के अंदर बच्चा जो है ना, वो कुछ लॉस्ट आउट सा हो जाता है, वो समझ ही नहीं आता क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये 9th से शुरू हुई। अब करने को तो तैयारी 6, 7, 8 से वगैरह भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 9th इज ए प्रॉपर टाइम जब बच्चे को कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हैं। क्या भैया मतलब इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ चुका है, मतलब एक भीड़ ज़्यादा आ चुकी है जो चाह रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, तो उस भीड़ में से अलग होने के लिए हम लोग को 9 से ही पढ़ाई स्टार्ट। ये भी बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने, क्योंकि अब 2 साल का पीरियड में टाइम लगाएगा एग्जैक्टली बच्चा, तो कैसे कर पाएगा इतना सारा। और ये कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि जिसके अंदर सिर्फ 1 सेमेस्टर का कोर्स आ रहा है, 3 महीने का एग्जाम आ रहा है, फिर 3 महीने का पुराना भूल जाओ, फिर 3 महीने का याद करो आगे। तो यहाँ तो 11-12 2 साल का सिलेबस आना है। एग्जैक्टली। तो अब उसको अगर हम जो है 9 से डेवलप नहीं करेंगे, बच्चे को 10 से डेवलप नहीं करेंगे, तो वो बच्चा बिल्कुल compete नहीं कर पाएगा जो इंडिया के कोने कोने के अंदर कंपटीशन मतलब हो रहा है। हम लोग 9 से ही उसको फ्लेवर देना शुरू कर देते हैं, जो फ्लेवर जो टेस्ट उसको चाहिए जेई और नीट के एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है, बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। 8 से जो 9th की जंप लगती है ना, तो 9th थोड़ा सा, अगर ये 8th है तो 9th इतना है। और मेजर चीज है, अब अगर ये 9th है 10th इतना है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 8 से 9th की जंप बहुत बड़ी। बिल्कुल तो नेचुरली बच्चा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री चीज आती है, फिजिक्स के टीचर हो आप, फिजिक्स में नई नई मैकेनिक्स वगैरह निकल के आती है। मेरा एसबीएड केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऐसा जितना मुश्किल नहीं होता है, तो वो फिर भी एक तरह से लगा रहता है कि मुश्किल चीज आती है। और सबसे बड़ा होता है कि बच्चा लग रहा है और सडनली जंप आ जाता है 10th क्लास में नीचे को, मतलब जंप नहीं है ये मतलब क्या है, डाइए नीचे को। बिल्कुल भैया। 10th का जो एग्जाम होता है ना, बहुत सिंपल होता है, 10th का सिलेबस सिंपल होता है। इसलिए
9th से पढ़ना जरूरी है। 10th में बच्चा आता था वो लिखता था यार इतनी आसान चीजें यार, ये क्या करना है, ठीक है, मस्त हो जाता था। तो 9th से बच्चा जो आ रहा है, मैं इस बार भी अपने देखूं जो टॉप टॉप बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया में देखोगे वो 4 ईयर वाले होते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि हमको बुला बुला के स्ट्रेस डाल रहे हैं। हम 9th की बात करते हैं पहले। देखो 9th के अंदर जो चीजें मुश्किल शुरू होती हैं, अब वो मैथमेटिक्स में बताया मैंने होती, फिजिक्स में ये चीज होती है, केमिस्ट्री इतना मुश्किल नहीं होता। जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ जल्दी स्टार्ट करने का, अर्ली एडवांटेज। वो एक क्या होता है ना, हमारे एक कहावत है कि भाई ये कुएं का मंडा, तो अपने स्कूल का टॉपर है, अपने सेक्शन का टॉपर है, अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी फैमिली का टॉपर है, लेकिन जब वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में निकलता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे से इंटरेक्ट करता है। देखा है तो इसे सोशल इंटरेक्शन का फायदा भी हो रहा है, लेकिन वो जो एक तरफ से इल्यूजन में क्रिएट होता है ना उसका, यार आई एम द बॉस, तो वो नहीं रहता। यार ये स्कूल का बच्चा, ए का, बी का, सी का, डी का, तो वो थोड़ा सा लेवल पे आ जाता है। वरना छोटे बच्चों की छोटी छोटी ईगो होती है, तो वो देने से होता है यार पढ़ना मतलब पड़ेगा। भैया उसको मेंटली तैयार होने के लिए भी समय मिल जाता है। ये एडवांटेज है उसका बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और वो जो इंटरेक्शन लोगों से करेगा, तो वो एक तो सोशल स्किल डेवलप हुई होंगी। वो देखेगा यार ये बच्चा तो पढ़ रहा है 4 घंटे, मैं पढ़ रहा हूँ 1 घंटे, क्योंकि हाँ। स्कूल की पढ़ाई 1-2 घंटे पढ़ के काम हो जाता है। और यहाँ पे तो काम बनना नहीं है। सबसे बड़ा मेरा काम था ये 2 साल का सिलेबस इकट्ठे आ रहा, बेटा तू याद कर, आसान नहीं होता रिटेन करना, बिल्कुल भैया। आसान नहीं होता। तो 9th में तो मैं तो बच्चों को याद ये कहता हूँ कि 9th में आप एक्सप्लोर करो। क्या एक्सप्लोर करो? जैसे क्वेश्चन ये भी होता है कि भैया नीट में इंटरेस्ट है या इंजीनियरिंग में? 9th के बच्चों को कैसे पता लगेगा ये? 9th के बच्चे जानते ही क्या, वो तो साइंस ही पढ़ रहा है। क्या हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, बिल्कुल। और साइंस के नाम पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग और लैंग्वेज होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अब तो उसको 9th के बच्चे को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। क्यों 9th से स्टार्ट है कि वो कैसे एक्सप्लोर करे? अब इसे पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स जो है, मान लो अब इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बने। अबे क्यों क्यों? उसको नहीं मजा आ रहा, उसको नहीं आ रहा, काट पीट में मजा नहीं आ रहा। अब मैं जी कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे कंप्यूटर बने, क्यों क्यों? उसको कुछ और चीजें मजा आता है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि वो हेल्प करें बैठ के। जैसे हमारे घर में क्या होता था, पिताजी बैठते थे, खाना हम तो जमीन में खाते थे उस जमाने में, ठीक है, कहते हुए तू क्या करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है, बता भी तेरे को। मैंने कहा जी मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। क्यों करनी है? मैंने कहा देखो सारी दवाई मैं आपकी देता हूँ, दादाजी की मैं देता हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट 9th में करने चाहिए। 8th में नहीं हो सकते। 8th के अंदर बच्चा खेले कूदे मस्ती करे, इंग्लिश पढ़ ले, मैथ्स पढ़ ले, इससे ज्यादा 8th के बच्चे को देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। 8th को सिर्फ साइंस और मैथ्स। अच्छा वो इंग्लिश, एक 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 क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि और ये चीज़ भैया मैंने विद्या मंदिर में ही देखी है। मतलब इधर उधर मेरे फ्रेंड्स हैं और उन सबसे डिस्कस करता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट मटेरियल हम लोग 11th-12th में देते हैं, मतलब मॉड्यूल भी देते हैं, वर्कबुक भी देते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें देते हैं, उसी पैटर्न पे उसी जिम्मेदारी के साथ हम लोग 9th और 10th में भी मॉड्यूल और वर्कबुक देते थे। मगर अब लास्ट ईयर एक तो आपने और सारे हमारे फाउंडर्स ने खुद से बैठकर मतलब खुद अपने सुपरविजन में उसको रिवाइज कराया। फिर उसके बाद आपने पार्ट बी भी लॉन्च करा और इस साल से आपने पार्ट सी एक पार्ट सी भी इंट्रोड्यूस करा है। तो भैया ये बताइए मतलब आज के टाइम पे क्या जरूरत पड़ी इसको रिवाइज करने की? बिल्कुल समझ गया। जैसे मैंने बताया कि भाई स्कूल की स्टडी बच्चा कर रहा है, अब ये भी ठीक नहीं है ना कि हम पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी हमसे शेयर कर रहे हैं। तो हमारी पहली फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, हमें स्कूल की चीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने मॉड्यूल में क्या करा है, सारे जो एनसीईआरटी की बुक्स का सारा जो क्रक्स निकाला है, ठीक है, तो हमने फिजिक्स का किया है, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। तो उसमें हमने सारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को क्रिएट किया है और मॉड्यूल में सारा डाला। तो हमें लग रहा था यार ये स्कूल के लिए ठीक हो रहा है, लेकिन हमारा तो था कि बच्चों को यार अभी से ही उनके अंदर एक चीजें पैदा करनी है, कैसे यार एक इंक्वायरी वाला माइंड करना है कि हमें इंजीनियरिंग माइंड के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स की अप्रोच चाहिए। अच्छा जी अगर हमें नीट में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हमने क्या करा है इस बार, उसकी ना वर्कबुक बनाई। वर्कबुक क्या होता है हमारे यहाँ, वो जो प्रॉब्लम सेट होता है, बिल्कुल हमने इसको 3 पार्ट में करा। पहले 2 पार्ट में किया हुआ, लास्ट ईयर याद रहेगा। पार्ट में क्या था, एग्जैक्टली स्कोर। तो ये तो हमारा फर्ज है, बच्चे के स्कूल में नंबर भी 90% से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। और छोटे बच्चे शाम को खेलने कूदने का टाइम होता है, तुम बुला लेते यार कोचिंग के अंदर उनको, तो उनको कुछ तो करोगे नहीं करोगे। तो उनके लिए क्या है कि भाई पार्ट ए तो हो गया स्कूल की पढ़ाई, पार्ट ए कर ले आदमी, 90% नंबर आएंगे भाई 9th और 10th।
मतलब और part is only for school is there. हाँ, कि स्कूल की वही रिगार्ड करनी है, वही तो सब कुछ है यार, वही तो बचपन से लेके पढ़ता है बच्चा। अब यहाँ बात आई पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है कि भाई अब देखो बच्चे बच्चे डिपेंड करता है कौन बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, बात कर लेंगे इस पे भी आगे हम कि क्या गलतियां होती हैं किस तरह की। तो उसको कहा ये तो मजा नहीं आ रहा मुझे, बच्चे आते थे पहले कहते थे कि भैया कोई नई चीज कराओ, ऐसे थोड़ी ना आए हम। हर तरह का बच्चा इंडिया में तो मालूम है, कुछ बच्चे में बहुत जोश होता है, उसमें इतना जोश नहीं होता है, तो उनके लिए पार्ट भी करा गया जिसमें छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए गए। थ्योरी कुछ नहीं है उसकी, थ्योरी सेम ही है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करी इंटरेस्टिंग, उसमें सिंगल चॉइस बनाया हमने। और क्या करा तुमने, पैरा टाइप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, मल्टीपल सेलेक्शन नहीं बना रहे हो, तो ये हमने बनाया। अब क्या होता है कि देखो यार, अभी हमारे बहुत सारे इंटरेंस एग्जाम होते हैं जिसको शायद तुम ओलंपियाड्स बोलते हो। जी भैया, और सारे मैथ्स और साइंस साइंस के मैथ साइंस के होते हैं। अब ये कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ 10% बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई से होते हैं, बचपन से होते हैं, फैमिली फैक्टर भी आ सकते हैं उसके अंदर, या उनका मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट, पेरेंट्स भी चाहते हैं पेरेंट्स भी चाहते हैं जी इंटरनेशनल, हम भी चाहते हैं पार्ट ओलंपियाड करे अच्छी है। ये पार्ट सी बनाया है, ये हमारा क्रेडिट वैसे मनमोहन सर को जाता है, इनको प्यारी मुन्ना भैया मैथ्स वाले, तो उन्होंने पार्ट सी भी करा, उसकी थ्योरी भी ऐड कर रहे हो ना थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल भैया। तो हमने वो थोड़ा एडवांस टाइप की चीज बनाई है कि जिसके अंदर भले एडवांस टाइप बोल देते हैं इसको, कि जिसमें वो बच्चा तो एडवांस ही है। बहुत एडवांस है। अरे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया सडनली बहुत मुश्किल चीज होगी, लेकिन यार अगर देख बासु यार, मतलब अब ये तो है नहीं कि हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन में चलना है, लाइफ तो क्या करती है ऐसे उठती उठती जाती है। तो हमें तो यार फिजिक्स के फंडे हो कि आपको ग्रेविटी भी खींचेगी और फ्रिक्शन भी खींचेगा, तो हमें थोड़ा बच्चों को लेवल उठाना पड़ेगा, परेशान होते हैं बच्चे उसमें। भैया कल मैं अपने बीएमसी में बैठा हुआ था काउंसलिंग सेल में, तो वहाँ एक गार्जियन आए, मम्मी पापा आया, उनका बेटा आया। उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशन करा और फाइनली हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि भाई बच्चा मैनेज कैसे करेगा कोचिंग की पढ़ाई को और स्कूल की पढ़ाई को। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इसके अंदर ना परेशान रहता है। इसके अंदर काफी बड़ा रोल पेरेंट्स प्ले करेंगे। देखो मैं भी, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, ठीक है ना, जब शुरू में होता था तो एक ना होता है हमारे इंडिया में होता है यार, बोर्ड में नंबर आने चाहिए, ये अलग नंबर आने बनी हुई है। हाँ बोर्ड सब कुछ है। हाँ, और एक्चुअल में थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है और ये जेई मेंस होता है, ये इसका सिलेबस एग्जैक्ट एनसीईआरटी ऑब्वियसली 11 12 की। तो अब पहले एक जमाने में था ऐसा कि यार ये कोचिंग होती है, बहुत अजीब चीज होती है, बहुत मुश्किल एग्जाम आता होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो जो बच्चा होता है ना, इसमें वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि बहुत बच्चे इसमें ना गड़बड़ हो जाते हैं। वो कुछ बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं कोचिंग, वो पता लगा स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान ही नहीं दे रहे, फिर वो क्या कन्फ्लिक्ट पैदा होता है बच्चे में अंदर। अच्छा दूसरे एक्सट्रीम कि यार स्कूल को छोड़ो, यही करो, जिनका बहुत ज्यादा पैशन है कि यार मुझे तो यार सबसे आगे निकल जाना है, ये ठीक नहीं है। देखो लाइफ इज ए बैलेंस, जो लोग बैलेंस करके चलते हैं अपनी, चाहे एनर्जीज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, तो ये मतलब बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब यार बात सुन, अभी तुमने बात करी कि स्कूल की चीज तो करा रहे हैं पार्ट डे में, सारा स्कूल कवर हो रहा है, तो बैलेंस तो नेचुरली बनेगा। अब मैं बताता हूँ स्ट्रेस लेने वाली बात है। मैं बताऊं बैलेंस कैसे खराब होता है। बैलेंस खराब होता है, एक तो पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बच्चे के साथ हुई, अब आपने उसे कोचिंग में करा दिया और फिर कह रहे तू स्कूल की पढ़ाई कर, ठीक है, और दूसरे के पेरेंट कि स्कूल को छोड़, ये नहीं, ठीक बात नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स का और स्टूडेंट का एक बड़ा एक बॉन्ड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बहुत जरूरी है। और इस एज में जाम भाई, जब 9 10 में होता है बच्चे को ना, पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। गार्जियन से ये भी कहना चाहिए भैया कि वो अपने बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करें पढ़ाई को लेकर। पर्पज ये 9th का, अब 9th के अंदर अगर पर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बच्चा वो ऑटोमेटिकली नेटिवली जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 9th के अंदर बच्चा है तो अपने को एक्सप्लोर करे। बिल्कुल। जो मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, मैं तो वीडियो वगैरह बहुत बनाता हूँ कि 9th को ऐसा नहीं है एड की तैयारी हो रही, नीट की तैयारी हो रही है, अरे एक्सप्लोर करो यार, मजा आ रहा नहीं आ रहा, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स होती है, इसमें मैथमेटिक्स देखो, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री अलग अलग होना शुरू हो जाता है, तो इंटरेस्ट देखो, आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब यार आप रास्ते पे चल रहे हो। और एक बार बता दूं, कोई बच्चे ऐसे होते हो तुम नीट की और उनकी बात करे जा रहे हो यार, इंजीनियरिंग की, कॉमर्स को अच्छी ब्रांच नहीं है, स्टार्टअप कर बनाने जाऊं मैं, तो बिजनेसमैन, बिजनेस का जो एक्यूमेन होता है या अकाउंट का एक्यूमेन होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, आज के बिना कर पाएंगे क्या? आज के टाइम पे ऐसी है कि वो मतलब कॉमर्स वर्ड उनकी सामने अगर बोल दो तो बुरा सा मान जाते, बुरा मान जाते हैं यार, बेटा कॉमर्स ये जाएगा। पेरेंट्स आते हैं कि जी बच्चों को कॉमर्स दे दी, साइंस नहीं दी, तो मतलब कॉमर्स को मतलब कोई एलियन करेंगे आके, जो इकोनॉमिक्स जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, इंडियन तो बनेंगे जो। तो हमारा जो कोर्स है, जैसे मैं बात छेड़ी है इसमें, जो हमने जो रखा है, देखो यार पार्ट है ना, 9th का 10th का दोनों का आ गया पार्ट, अब उसके अंदर सारा स्कूल कवर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे
जबरदस्त 95% से ऊपर नंबर आए हैं बच्चों के, किसमें, 10th क्लास के अंदर। मैं तो बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल और 90% से ऊपर नंबर आए 9th क्लास में। जो रिजल्ट वगैरह तुम पूछते रहते हो, जो मेरे को टाटा मिला है 99 भी आए यार बच्चियों के, तो बच्चे तो सिंसियर होती है, उनके तो 99 भी आते हैं, 98 भी आते हैं। तो वो काम तो हो रहा है। तो मैथमेटिक्स की जो हमारी अप्रोच है, खास तौर से पार्ट भी बता दूं जम भाई, तुम साइंस से हो, खुद मैं भी साइंस है, मेरी डॉटर नॉन साइंस से है। अब उसमें दो डॉटर थी, एक का साइंस में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स अच्छा था, तो उसकी राइज बहुत तगड़ा हुआ। एक ने मैथ्स छोड़ दिया, कब, 11th में आगे, उसको इकोनॉमिक्स ले ली। अब मुझे तो मालूम ही नहीं था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स इज द कंपल्सेशन। बिल्कुल अब जो हम 10th में हमने जो कोर्स बनाया, तुमने तो बहुत काम किया उसके ऊपर, साइंस में तो ठीक ही कर रहे होंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं कॉमर्स में चला गया, बेसिक सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए। गैस्ट्रिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, रात के 12 बजे दे रहा है, तुम अपना मैगी नूडल खा रहे हो, तो एसिड बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बच्चा 10th में बायोलॉजी पढ़ ले, कॉमर्स करे, आर्ट्स करे, जो मर्जी करे, उसको पता लग गया यार गैस्ट्रिक सिस्टम क्या होता है, इस तरह की चीजें बायोलॉजी में है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो हमने जो कोर्स डिजाइन किया है इसमें, कि मेरा तो बहुत ही था सपना कि यार जो बच्चे 9th-10th में क्लियर नहीं है ना, उनको, हमारी डिस्कशन नहीं होती जिन बच्चों को क्लियर ही नहीं है। हमने लास्ट ईयर पेरेंट्स से वेबिनार किया था, ये बच्चा क्या कर रहे हो, हमने कहा यार हम इंजीनियरिंग शुरू करना चाहते हैं, हमारे सुपर फास्ट बैच हो गए, तुम्हें याद होगा, बिल्कुल हम इसमें इंजीनियरिंग अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं। पेरेंट्स बोलने लगे भैया हमारा बच्चा तो समझ नहीं आ रहा करेगा क्या। अरे मैंने कहा अब तो कॉल ले लो, 9th में हमने छोड़ दिया था, 10th में तो कॉल लोगे नहीं लोगे जो, मतलब जो है। तो फिर वो क्या लगे कंफ्यूज है, आप गाइड करो ये करो। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब कंफ्यूज है ना, तो यार कॉमर्स में जाएगा, क्योंकि साइंस वाला तो यार 10th में डिसाइड कर लेता है। इडाउ से एक चीज और क्लियर करिए, आप ही की इस बात से मुझे समझ में आ गई कि एक परफेक्ट क्लास और परफेक्ट एज पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर लें, नहीं अब उन्हें क्या बनना है, मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो डिसीजन कब ले। मुझे लगता है 10th क्लास इज द बेस्ट। 9th में हमने क्या किया, साइंस में एक्सप्लोर किया, मैथमेटिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है, फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, बायोलॉजी देखा। देखो नीट के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये बता दूं, जो बच्चे नीट की तैयारी करने वाले हैं वो सोचते हैं बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी 2 पार्ट में हो जाएगी, जोलॉजी और बॉटनी। अब तुम बताओ नीट के एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे ना नियरली 90% स्कोर कर जाते हैं जोलॉजी बॉटनी में। एग्जैक्ट बड़ा डिफरेंस कहाँ से निकलता है तुम्हारे फिजिक्स से और हमारे केमिस्ट्री। और इस बार तो पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया, कितना मुश्किल पेपर आया है। बिल्कुल पैटर्न चेंज था भैया, अभी तक क्वेश्चन ऐसे दे कि हमारे जेई में 3 पैटर्न क्वेश्चन हो गए और केमिस्ट्री में लेंथी पर हो गया। बिल्कुल तो इसलिए जो एज है, एज तो क्या गए 10th है, अब चूंकि किसी की 14 होती है, 15 अगर भैया आप एक छोड़ दें 10th क्लास। आपके इस पॉडकास्ट को लाखों बच्चे देख रहे हैं हिंदुस्तान के, मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास के बच्चे आफत कर देंगे, घर में कह देंगे बड़े भैया ने बोल दिया 9th में टेंशन फ्री। नहीं टेंशन फ्री का कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो काम दिया है पूरा करना है। बिल्कुल जो होमवर्क दिया है मैथ्स का, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया इस बार, कि हर क्लास से बेस पे एक असाइनमेंट बना दिया, इसको बोलते हो भैया सीटीएस बोल रहे हो। सीटीएस। पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कितना बढ़िया प्लान है, क्लास अटेंड करी, जाके रिवाइज करा, क्वेश्चन कर लिए सेम डे। और फिर टेस्ट भी तो भैया हम इतने सारे ले रहे हैं, एचआरटी तो हमारा होता था, वो तो चलता भी आ रहा है, उससे पहले प्री एचआरटी, और उसके बाद हम क्लासेस में भी इतने सारे टेस्ट ले रहे हैं, बूस्टर रिवीजन क्लास भी तो लगा, रिवीजन क्लासेस, और सुना तुमने अपने ही टेस्ट के लिए रिवीजन क्लास लगाई है, मतलब फिल्टर। तो इसका मतलब ये ऐसे मत सोच बेटा कि तो 9th में मस्ती करेंगे। बिल्कुल 9th के बच्चे को क्या होना चाहिए, जो मुझे कहा जा रहा है, स्कूल के टीचर कह रहे हैं पढ़ाई करो, करनी है, जो विद्या मंदिर में किसी भी कोचिंग स्टूडेंट जाए, मेरे को मतलब नहीं बच्चा कहीं पढ़े, लेकिन पढ़े प्रेम से करे अपने काम को, तो वो एक्सप्लोर करे इंटरेस्ट क्या। बार बार मैं की बात कर रहा हूँ, हम इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, लेकिन जब वो 10th में आ जाए 1-2 महीने बाद, उस टाइम ना कॉल ले लीजिए, डिसाइड हो जाना चाहिए कि यार मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है आगे, या मुझे मेडिकल की करनी है। मुझे लगता है राइट टाइम है, वरना फिर बहुत लेट हो जाता है। अच्छा भैया ये बताइए, वो क्या क्या मिस्टेक्स 9-10 के बच्चे को नहीं करनी चाहिए कि उसका 11-12 डिस्टर्ब ना हो और वो 100% फोकस रहे अपने टारगेट को लेके कि आने वाले समय में, मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद उसको नीट निकालनी ही निकालनी है और जेई में एडमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं अपने फोकस से डाइल्यूट ना हो। मेन तो है कि जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो भी हमारा 10 ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा मैथमेटिक्स होता है तुम्हारा, देखो सबसे ज्यादा तो पोर्शन मैथ्स का ही है ना, बिल्कुल फाउंडेशन के अंदर मैथ्स ज्यादा है, नंबर ऑफ क्लासेस भी नंबर ऑफ क्लासेस यार, साइंस है और मैथ्स है। साइंस तुम्हारे कितने हैं, 3 है, 3 है, पीसीबी है, नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल उस तरह से देखा जाए तो मैथ्स ज्यादा, मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉमर्स वाले बच्चों का हो गया, और मैथ्स स्ट्रॉन्ग हुआ वही बीकॉम ऑनर्स में एक्सेल करेगा, एग्जैक्ट वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एक्सेल करेगा, और वही सीए बनेंगे, वही इकोनॉमिक्स बनेंगे।
और मैं बता दूं, जो बच्चे जिनका बचपन से प्लान होता है कि ये तो कॉमर्स लेना है, डैडी का बिजनेस करना है, या आर्ट की फैमिली है, आईएएस वगैरह के बच्चे होते हैं बहुत आजकल ये। हमने बोला इंजीनियर डॉक्टर के बाद ये जो तीसरी लाइन है ये भी बुरी नहीं है। तो मैं तो इसलिए बात करता हूँ, हमारे कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात नहीं करता, इंजीनियरिंग आईटी और नीट। तो उन बच्चों का भी हो गया ना काम, जो कि मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो इंटरेस्ट आया उससे इनके पूरे नंबर आ गए। बिल्कुल पूरे नंबर आते हैं 100 साइंस के अंदर, इनके बच्चे तुम्हारे कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नीट और ये। देखो यार, मैं बताता हूँ, ये जो नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी है ना, ये इतना तपस्या है, तपस्या है। समझ रहे हो ना? 11th 12th के अंदर अभी हमने जबरदस्त आइडिया दिया था बच्चों को, तुम्हें तो मालूम होगा, पता नहीं तुमने नहीं, तुम्हारे बच्चे को नहीं दिया हमने, फाउंडेशन वालों को 300 आवर्स इन जून चैलेंज 12 के लिए याद है, ये पोस्टर लगाए थे, जून चैलेंज 300 आवर्स। तो लोग कह लगे भाई क्या कर रहे हो, उसमें पता लगा 50 मिनट बच्चे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये 12th के बच्चों को दिया था, तो इस बार मैंने 11th को भी दे दिया, और 11th के बच्चे ज्यादा कर पाए 300 आवर्स। तो भैया ऐसा प्रोग्राम जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, जो ये रिकॉर्ड जो कर रहे करेंगे, तुम कह रहे फाउंडेशन के लिए भी चैलेंज दो, चलो करेंगे। तो मैंने सब लगाया 11th के बच्चों ने ज्यादा 270 आवर्स किए हैं रादर देन 12th के, कारण उनको बैटरी की लिमिट है। अब जो 9th 10th का जो सारा खेल है, वो हम बच्चों को चाहते हैं कि भी 2 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ने बैठे, आईपीएल भी देख ले, सब कुछ कर ले, 2 घंटे टेबल पे बैठे पढ़ाई करे। ठीक है, जब 11th में आएगा, अच्छा जब भाई 10th में नेचुरली आदमी जो है ना पढ़ने लग जाता है बोर्ड एग्जाम की वजह से। एक ऐसा हुआ है ट्रेक के अंदर बोर्ड का एग्जाम, और फैमिली को ना आईआईटी तो बहुत दूर है, पता ही नहीं होगा नहीं होगा, 10th बोर्ड के नंबर आने चाहिए। ये दुनिया का सबसे इजी एग्जाम इंडिया का कौन सा है? बोर्ड 10th बोर्ड। 10th बोर्ड और उससे ज्यादा इजी कौन सा है? 12th बोर्ड। अब बता कैसे? क्योंकि 10th का बोर्ड पहली बार हो रहा है, वो तो बस एक्सपीरियंस है। वो दूसरी 10th का बोर्ड दूसरी बार है यार, ये तो बहुत। मगर हम ये अर्जेंसी ये चीज भैया नहीं इसको फील करते। मैं बता रहा हूँ ना, हवा बना रखा है कि वो हवा अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते। छोटे बड़े बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नीट और जेई के लिए ये जो तपस्या है, उसके लिए क्या होगा, लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए सिटिंग की। उसको स्कूल के बाहर निकल के एक ऐसे ग्रुप में, पीयर में, जहां से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए। और दूसरा 10th में एक और एबिलिटी होनी चाहिए, दोस्त किस तरह की होनी चाहिए। मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है कि जो दोस्त जो है ना, चूज योर फ्रेंड जुडिशियसली। फ्रेंड सर्किल भी फ्रेंड सर्किल पढ़ने वाले बच्चे को होना चाहिए यार। बिल्कुल हमारे टाइम में कल्चर था, तो मान लो हम तो बहुत छोटे हो, कि अगर 15 बच्चे तैयारी कर रहे हैं नाइट की, 15 निकल रहे हैं। अभी तो दोस्ती बहुत थी ना, दोस्ती बहुत थी। तो अब ये समझ आया 9th में गलती क्या करते हैं लोग, ज्वाइन तो कर लेते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। और कुछ लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, शायद कुछ मजा आएगा, शाम को गपशप हो जाएगी। ये बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। तो भाई इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 9th 10th में अपने को बैलेंस बनाना, कि बिल्कुल 2 घंटे पढ़ना है 9th के बच्चे को, डेली बेसिस से पढ़ना है, 7 दूनी 14 घंटे मिनिमम है। ये कौन से अपार्ट फ्रॉम स्कूल स्टडीज, ठीक है, और 10th में 3 घंटे। तो अब जो बच्चा इस सब में नहीं करेगा ना, उसको यार बहुत तकलीफ होती है 11th 12th में जाने में। बार बार तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि 11th 12th का सिलेबस कंबाइंड आता है, नीट हो चाहे वो जेई बेस हो, जेई एडवांस हो। तो गलती यही करते हैं कि कैजुअल ही आते हैं। और आज अच्छा भाई फाउंडेशन वैसे भी थोड़ी मस्त है की फाउंडेशन कोर्सेज जो है हमारे 9-10 के, ये मतलब इंडिया में जो मैथ्स और साइंस के ओलंपियाड होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा। नहीं, उसमें क्या होगा, देख अलग तैयारी करनी पड़ती है इसकी, मेंटल एबिलिटी आता है, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं, मैथ्स के सबसे ज्यादा मुश्किल आते हैं। तो हमने सी पार्ट तो बताया ना मैंने, सी पार्ट उसी लेता है। मतलब जो बच्चा सी पार्ट कर लेगा उसका मतलब वो नहीं, शोर वोर तो खैर दे पढ़ने पे, मतलब सब्जेक्ट वाइज तो श्योरिटी हुई। हाँ वो तैयारी तो पूरी है ही, हम तो सब कुछ करे आ रहे हैं। बच्चा पढ़ाई ना करे, वो बैठे ही ना, वो टारगेट ही ना बनाए कि एक हफ्ते में क्या करना है, 1 घंटे में। मतलब 9th में हमने कम 14 घंटे पढ़ने हैं, 10th के अंदर हमें 7 या कम से 20-21 घंटे पढ़ने हैं। यार देख, जब तक पढ़ने की हैबिट नहीं होगी ना, अब तक काम नहीं बनता। पता है तुम्हें, रोनाल्डो का नाम सुना है तुम्हें? ग्रेट फुटबॉलर मेसी। रोनाल्डो की मैंने वीडियो देखी थी, 6 घंटे डेली प्रैक्टिस करता है, जब जाके वो 45 मिनट की 2 हाफ खेलता है, 45 मिनट 90 मिनट, 6 घंटे यार डेली प्रैक्टिस करता प्रैक्टिस करता है सिर्फ। मेसी 7 घंटे प्रैक्टिस करता है। है। एक बॉल को लेके भागते रहना, बोर हो जाएगा आदमी। अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि यार हमें आईटी में जाना है, हमें एआई के अंदर रिसर्च कर देनी है, हमें जी गूगल में जॉब लेनी है, फेसबुक में जॉब लेनी है, 1 घंटा कुर्सी पे बैठ नहीं पाते हैं, कैसे होगा? तो 9th 10th का मेरा फाउंडेशन का जो असली मेरा पर्पस रहा है हमेशा से भाइयों का, हमारे फाउंडर्स का, कि बच्चों को हैबिट होनी चाहिए।
उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आना चाहिए और वो इंटरेस्ट लेके करे। अब मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब दो रुकावटें आती हैं, एक तो होता है ना टेस्टिंग सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। अरे मैं पढ़ रहा हूँ किताबें, करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, अब तू टेस्ट नहीं, पता तो चाहे वो सही तरह से हो जा रहे हैं क्या होता है। अब जो टेस्ट सिस्टम है ना ये डिफरेंट होता है। स्कूल में तो वही होता है अपना जो क्लास वर्क होता है, एग्जैक्टली वही होमवर्क होता है, उसी कॉपी में से कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जाम भाई, वो सब के सब फ्रेश क्वेश्चन होते हैं। तो बना रहे होते हैं बैठे फ्रेश क्वेश्चन होते हैं। अब हम ये तो है नहीं कि बच्चों को यहाँ कोई हम पप्पू बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मस्ती के लिए तो कर नहीं रहे, उसको बनाना है यार। माँ बाप हार्ड एंड मनी शेयर करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, दिन तो बच्चों को टफ बनाना है तो उसके लिए टेस्ट होता है। तो दो फॉरवर्ड दोनों बच्चे कब होते हैं, पहला होता है टेस्ट होते हैं, उसके नंबर कब आ जाते हैं। वो कहता है यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो कुछ हो नहीं रहा, नंबर ही नहीं आ रहे। मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ, शाम को जाके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोचिंग में आ रहा हूँ, या खेलकूद बंद हो गया, मेरा मस्ती होगी, नंबर कम आते हैं। वो बच्चा फिर उठा उस टाइम घबराना नहीं, उस टाइम बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मतलब जो क्योंकि ये नए टाइप का टेस्ट होता है। भैया एक क्वेश्चन और, 9th का बच्चा जो है 10th का बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है जेई और नीट के लिए, मगर उसका जो एग्जाम है वो तो 3 साल बाद या 4 साल बाद है। मतलब उसको 3 साल तक पढ़ाई करनी है, 4 साल तक पढ़ाई करनी है, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखेगा? ये तो वैसे थोड़ा सा ना मुश्किल बात है बहुत, ये थोड़ा बच्चे का ना अंदर से, ठीक है, अंदर से ही आता है। तो अब शायद इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था वो जो कंपनी होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी मतलब कोई चूज योर फ्रेंड जुडिशियस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसका एक और चीज हो सकता है कि ये ना उसको एक चीज करनी पड़ेगी लॉन्गिविटी के लिए। लॉन्गिविटी पूछ रहे हैं ना बेटा आप कि वो 4 साल तक कैसे अपने को मोटिवेट कैसे रखेगा? एक तो देखो यार, देख मेरा देख फेवरेट है कि फर्स्ट लव योरसेल्फ। बिल्कुल भैया। इफ यू लव योरसेल्फ यू विल लव योर ड्रीम। समझ रहे हो ना, कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, यार मैंने बताया ना मुझे मालूम नहीं था 10th में आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आजकल तो 6th के बच्चे से पूछ ले, सब मालूम होता है जैसे एआई क्या चीज है जी, उसके अंदर मूवीज क्या चीज है, कैसे मूवीज बनती है। तो उसका ना सपना बहुत ऊंचा। अब ये गेम खेलते हैं कंप्यूटर गेम, याद है, बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं मुझे बनानी है गेम, ये गेम ऐसे होती तो ऐसे चेंज हो जाता है, इस गेम ऐसे होती। तो अगर आपने कुछ डिसाइड किया लाइफ में कि अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनने से काम नहीं बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा। इंजीनियर बनने से काम नहीं पड़ेगा, अच्छा अच्छा ये नहीं होना पड़ेगा, अच्छा इकोनॉमिक्स बनना पड़ेगा। ऐसे तो यार इंडिया के अंदर लाखों लोग पढ़ के निकल रहे हैं। तो ये जो अगर आप यू विल लव योरसेल्फ, इस फील्ड में जाए उसमें हम बेस्ट कर बहुत ज्यादा, तो इफ यू लव योरसेल्फ यू विल डू एवरीथिंग टू अचीव योर ड्रीम। बिल्कुल तो ये जो अपने को मोटिवेटिंग फोर्स होगी ना, देखो यार एक्सटर्नल फैक्टर को खास फेवरेबल तो होते नहीं कभी लाइफ के अंदर जो है। और हमेशा क्या होता है जो एडवर्स सिचुएशन में लोग आगे बढ़ते हैं उन्हीं की स्टोरी बनती है, नॉर्मल आदमी की स्टोरी नहीं बनती है। तो ये मोटिवेशन के अंदर जो है ना बहुत बड़ा रीजन ये है, मुझे लगता है कैसे है कि वो आपको अपने से प्रेम होना चाहिए और अपने मिशन से प्रेम होना चाहिए। और वो सस्टेन कैसे करेगा, एक और चीज है, सस्टेन कैसे करेगा जब वो जो काम करेगा उसके अंदर बहुत एंजॉय करेगा, मतलब वो काम से प्यार करे, प्यार से करेगा। जबरदस्त। अगर ऐसी बात नहीं याद कर दो फिजिक्स को जब समझ आता होगा तो कितना मजा नहीं आता होगा, बिल्कुल भाई ये पंखा कैसे चल रहा है यार, है ये लुढ़क के क्यों नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है जो, तो वो यार फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में कंपोनेंट इधर जाएगा एक इधर जाएगा। मुझे तो कम मालूम फिजिक्स के अंदर में, केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट कैसे हुआ था, मैं सबसे पहले 8th क्लास में लेबोरेटरी में गया तो एकदम से क्या हुआ कि होता था ना कि वो एक कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन होता है, उसमें जिंक डाला है फाइट हो गया यार। फिर उन्हें समझा हाउस रिएक्शन होती है, बाद में क्लास में गए लैब से। तो वो आपको इंटरेस्ट तो आना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं तेरे को, मेरे को जितना मूवी देखने में इंटरेस्ट आता है उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, वाइस वर्सा है। जितना मैं टीचिंग करने में इंटरेस्ट लेता हूँ तो एक जगह आपका इंटरेस्ट ओपन हो गया, अरे एलिमेंट नहीं होते, डायमेंशन नहीं होती, दिमाग खुल जाना कहते नहीं हम गाँव में बोलते नहीं, उसका दिमाग खुल गया भाई। तो जब ये पढ़ाई वढ़ाई करता है बच्चा, तो मैं कह रहा हूँ कैसे तू कह रहा है, पूछ रहा है बेटा कि कैसे मोटिवेटेड मोटिवेट रहेगा जब आपको चीजों को मजा आना शुरू, और मजा आता है भाई, मजा आता है। मुझे तो ये था कि इतनी पढ़ाई करी प्रॉब्लम नहीं हुई, कमाल है प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा दोबारा करते हैं। तो उससे क्या हो गया इंटरेस्ट आता था, लेबर थोड़ा मुश्किल होता था मुझे लगता भैया पेरेंट्स का भी रोल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स का रोल तो क्या होता है ना, देखो पेरेंट्स में ना पेशेंस करता हूँ, तो माइंड ना करिए मैं 60 साल का आदमी 62 हो गया, जैसे उम्र बढ़ती है ना थोड़ा पेशेंस कम हो जाती है। अब वो एक एग्जाम हुआ, पेरेंट्स को बता रहा हूँ क्या होता है, नंबर कम आए, क्या कर रहा तू यार, तू पढ़ता नहीं है कुछ नहीं करता है, ऐसे 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 डायलॉग तो ऐसे आते हैं पेरेंट्स के। अरे देखो सही बच्चा पढ़ रहा था, इतना कंपटीशन है,
टेस्ट का पैटर्न डिफरेंट है, एकदम से पैनिक हो जाते हैं। आप सोचो 40-42 साल का बंदा पैनिक हो जाएगा तो 15-16 साल का तो माँ पैनिक में जाएगा। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। दो टाइप के पेरेंट देखे मैंने, दिल की बात छेड़ दी मेरी। एक तो होते हैं बच्चे कुछ भी नहीं कहते, मुझे लगता है इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट है। एक होते हैं बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, वो भी गलत है, वो भी रिस्पॉन्सिबल सेंस में कि बच्चा है, उसकी अपनी तो भावनाएं हैं। 13-14 साल के तो होता है फाउंडेशन बैच के अंदर बच्चा, अब वैसे अपनी बॉडी जूझ रहा होता है, ठीक है ना, मतलब हाइट बढ़ रही होती है, अब नींद आ रही है बच्चे को। मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो नींद आ रही है, क्यों नींद आ रही है, देखो उसे यार, उसकी हाइट बढ़ रही है भाई। ये पेरेंट्स तो नोट करेंगे, बच्चा नोट करेगा यार, आपके सामने हाइट बढ़ रही है पेरेंट की। अब नेचुरल नींद आनी है, उसके फूड का ख्याल रखो। खुद तो पापा जी देख रहे हैं टीवी, अब बच्चे से कह रहे हो तू पढ़ ले, इसे मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल। और अब बच्चे के पीछे ज्यादा मत पढ़ो, उसको सिर्फ देखते रहो, मॉनिटर करते रहो, मॉनिटर करते रहो। अब ये वैसे तो पॉडकास्ट बच्चों के लिए था, ये पेरेंट्स की बात क्यों कर रहा है भाई? तो भैया आपके नाम से काफी सारे पेरेंट्स नहीं, लाखों पेरेंट्स फैमिली ऐसे हैं जो अलर्ट हो जाते हैं। यार हम 40 साल के होते हैं, जनरली बच्चे जो होते हैं 38, 39, 40 में होंगे। अगर हम में पेशेंस नहीं है तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे? बच्चा जिसकी उम्र है टर्बुलेंस, हम पढ़ा रहे होते सालों से यार, कि बच्चे की एनर्जी ऐसे होती है, टर्बुलेंट एनर्जी से कहते हैं। स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी, हमारी एनर्जी स्ट्रीमलाइन है नहीं। तो पेरेंट्स का तुमने विषय छेड़ा है, तो मैं हाथ जोड़ के पेरेंट्स से कहूंगा कि आपके अंदर अथाह पेशेंस होनी चाहिए। जितनी पेशेंस आपके अंदर होगी, नेचुरल, अच्छा घर का माहौल बहुत जरूरी है। एक अपने बच्चे को, अब ये पेरेंट्स का टॉपिक छेड़ दिया है, डांटे भी ना, डांटे ये नहीं, समझा कर, और मतलब पेरेंट्स की, हमारे इंडियन पेरेंट्स की बहुत बड़ी कमी है एग्जैक्टली कंपैरिजन। अरे अपने दो बच्चों में कंपेयर कर जाते हैं हम, कहीं यार भैया भैया के चाचा के पड़ोसी से कर रहे हैं, इनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है, कंपेयर नहीं करना, अपने बच्चे के साथ खड़े रहना, प्यार का हाथ रखना उसके साथ जो है, और उसके साथ डिसिप्लिन बनाना। ये जो एज होती है ना, जो 8th 9th 10th में होती है, ये बच्चे के ना यार बहुत बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत इफेक्ट होता है, वो अपने आप से जूझ रहा होता है, अपने दोस्तों को देख रहा होता है, और वो जब पेरेंट्स को बहुत ऑब्जर्व करता है, तो पेरेंट्स की जो लर्निंग है ना बच्चे के साथ होती है, वाइस वर्सा। पेरेंट्स का तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, लेकिन पेरेंट्स को ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट, मतलब पैसिफिक ओशन की तरह इतना गहरा होना चाहिए पेरेंट्स की पेशेंस, अगर बच्चों को आगे ऊपर उठाना है एग्जैक्टली हिमालय की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक क्वेश्चन और है, एक नया एकदम चेंज आया है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले बोर्ड समझ ये हुई ना, हाँ 2 एग्जाम तो आया होंगे, अभी 2 एग्जाम आया, क्या प्लस माइनस हो, तो उसके प्लस माइनस बढ़ गए। अब जो इसमें बच्चा सिंसियर होगा ना, उसका बड़ा फायदा होगा। क्यों, ज्यादातर मुझे लगता है स्कूलों में 10th का सिलेबस तो खत्म हो जाता है जनवरी तक। मैंने सितंबर तक हम ही कराया रे, सितंबर हम कम कराए थे, सारे कोचिंग सितंबर तक कराए थे। तो उसको एग्जाम दे रहा हूँ, फरवरी में एग्जाम है ना पहला, तो फरवरी में एग्जाम देगा वो, खत्म, मौज ही मौज है। प्रैक्टिकल जनवरी में हो जाएंगे मेरा अंदाजा है। अब उसके बाद क्या होगा, 10th के बच्चे की बात कर रहे हैं, 9th को ही नहीं एग्जाम, उसके बाद क्या होगा, कितनी मौज मस्ती करेगा, एक हफ्ता कर लो, मान लो फरवरी में बोर्ड एग्जाम खत्म, एक हफ्ता मौज मस्ती करेगा, वो अपने मिशन पे जल्दी स्टार्ट करेगा। पहले मिशन कब स्टार्ट होता था, 10 अप्रैल के बाद। कुछ लोगों का बोर्ड के रिजल्ट के आने के बाद, रिजल्ट तो भी लेट आएगा। बिल्कुल सेकंड सेशन कब होगा, मई में होगा शायद भैया, अब देखो ना मैं सही कह रहा हूँ ना, और रिजल्ट उसके बाद आएगा हाँ। जून में। अब यहाँ बड़ा जबरदस्त है, कुछ लोगों का फॉल होगा, कुछ लोगों का राइज होगा। जो बच्चे सिंसियर है, फरवरी में एग्जाम को फोड़ गए, इसी भाषा बोल रहे हो बच्चों की, फोड़ के आ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा करते हैं, हाफ माइंड से दोनों एग्जाम दे सकते हो ना, मैं दोनों दे सकते हो, तो दोनों तो पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, अभी क्या जल्दी है यार, जीना है सालों, वो मई का टारगेट करेगा, फरवरी एग्जाम में अच्छा नहीं करेगा तो वो पढ़ाई करेगा फिर बाद में कितने, मई में। अब मई के एग्जाम में करेगा जाके, इतने में क्या होगा, जो बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, जो पढ़ते रहते हैं 10th में, 9th से पढ़ के आया, वो अपना IIT JEE की तैयारी और नीट की तैयारी में लग जाएंगे राइट आफ्टर फर्स्ट बोर्ड। इनफैक्ट 15 मार्च से लग जाएंगे वो लोग। मतलब पहले बोर्ड एग्जाम और दूसरे बोर्ड एग्जाम के बीच का जो समय है उसे हमें वेस्ट नहीं करना, उसको भी मतलब 11वीं 12वीं की तैयारी के लिए यूटिलाइज करना। मेरा तो यही है भी, ये मेरे को तो अच्छा लग रहा है आइडिया। मतलब 11वीं की तैयारी बेसिकली भैया हमें मार्च के बाद स्टार्ट कर देंगे, हम तो मार्च शुरू कर देंगे। अच्छा अब इसमें क्या है ना कि मतलब जैसे देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ हमें देखना चाहिए, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का हमें बहुत खराब है। गाँव में, कस्बों में, जगह जगह गाइडेंस नहीं है, कोचिंग नहीं है, बिल्कुल वो बच्चे को अच्छे से, स्कूल भी नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे को गाइडेंस नहीं है, तो वो बच्चे को ना केवल तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए गवर्नमेंट का स्टेप की अगर बात तारीफ करे
तो इसमें देखा सबका फायदा हो रहा है। जो होशियार बच्चा है, जो बहुत अवेयर वाला बच्चा है, वो मार्च में शुरू कर देगा। और जिस बच्चे का पहली बार बोर्ड में एग्जाम खत्म हो गया, बीमार भी हो सकता है बच्चा, जॉन्डिस हो जाता है। इंडिया में दुनिया भर की बीमारियां हैं। इनका 10th का पहला एक एग्जाम होता था, खराब हो गया, उनका दोबारा मौका है। तो देखा जाए तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। अगर मुझसे पर्सनली पूछे, सरकार पूछ लीजिए, इतने 40 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, व्हाट इज योर कमेंट अबाउट दीज 2 बोर्ड एग्जाम? अब कहूंगा इट्स वेरी नाइस टू एवरीवन। तो इट हेल्प्स एवरीवन। जो बच्चे एवरेज हैं, एवरेज से कम है, उनके भी बोर्ड में नंबर आएंगे, 80 आएंगे। जब एक बार 60 आगे रह जाते थे तो पढ़ता था हमेशा क्या कि बॉयज को आउटशाइन किया किसने, गर्ल्स में। तो बॉयज को भी समझ आ जाएगा, पहला एग्जाम खराब हो गया, अगले को बढ़िया करना है, अच्छा करना ये मुझे लगता है अच्छा आइडिया, इससे गुड आइडिया, पर बहुत बढ़िया आइडिया है मुझे तो लगता है। है। लास्ट में भैया हमारे स्पेशली 9-10 के बच्चों के लिए आप एक सिंगल लाइन, मोटिवेटेड लाइन क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मेरा फेवरेट ये है, व्हाट, ये बात 9-10 की नहीं है, ये लाइफ की है। मुझे लोग ये कहते हैं आप 62 ईयर के हो गए हो, माशाल्लाह, अगले साल 63 का हो जाऊंगा। कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड कि आप पढ़ाते भी रहते हो, आप बच्चों की वीडियो बनाते रहते हो, आप सबकी क्लास भी लगते रहते हो, ठीक है जी। मैं व्हाट एवर आई डू आई एंजॉय। अगर गुस्सा भी करता हूँ ना, तो अभी मैं क्लास में बच्चे को गुस्सा करके आया तो काम गया हो, वो होता है कि मैंने इसको प्यार से जप्पी भाई, वो ठीक हो गया, ठीक है ना। गलती कर रहे थे, डांटेंगे नहीं यार। तो अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, और लाइफ यार खुश रहने के लिए, अगर आप परेशान नहीं कंपनी के इसमें कंपनी के सीईओ हो गए, डिप्रेस नहीं होना है। कंपनी के सीईओ हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इफ यू आर नॉट हैप्पी तो लाइफ इज वेस्टेड। बिल्कुल ये सब नींव बचपन से होनी चाहिए। तो ये मेरा कि बच्चों के लिए यार, वट एवर यू डू, यू गिव एवरी बिट ऑफ योर सेल्फ इनटू इट। एंड फिर मेरा फेवरेट आया वही कि इफ यू लव योर सेल्फ यू विल गिव एवरी बिट ऑफ योर सेल्फ इनटू दैट, जो है, और वो लॉन्गिविटी आती है। एक ही लाइन है, बी हैप्पी एंड लव वट एवर यू डू एंड गिव एवरी बिट ऑफ योर सेल्फ इनटू वट एवर यू वांट टू। थैंक यू सो मच भैया। इतनी सारी एडवाइस, इतनी सारी अच्छी बातें हमारे लाखों हिंदुस्तान के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देने के लिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक बात चलते मैं भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। लोग ना ये एपिसोड वगैरह पॉडकास्ट सुनने का बड़ा शौक है, ठीक है। तो मेरा फेवरेट होता है कि भाई लिसन, एब्जॉर्ब एंड फॉलो। थैंक यू भैया, थैंक थैंक यू सो मच। यू, सबको मेरा प्रणाम।